Hello guys, enzyme catalysis is one of the most beautiful topic and it is very important for CSI UGC NET, GATE and even in various MSc entrance examinations and as well as undergraduate period. So in this video I will try to discuss on this topic and I will try to make this topic as simple as possible. Oh, by the way, I am Shomit Datta. Welcome to my channel. You are watching the Chem Sense. Let's start today's topic. So guys, basically दो पार्ट है. एक पार्ट है एंजाइम, एक पार्ट है कैटालिसिस. सो कैटालिसिस क्या होता है? बेसिकली रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज हो जाना. ठीक है, कोई फॉरेन सब्सटेंस के प्रेजेंट में, ये होता है कैटालिसिस रिएक्शन. तो कैटालिस्ट आर दोस कंपाउंड्स जिसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन का जो एक्टिवेशन बैरियर है वो कम हो जाता है एंड रिएक्शन बहुत ही तेजी से मतलब कंप्लीट होते हैं. ठीक है. सो सो व्हाट इज एंजाइम हम लोग देखते हैं. ठीक है. तो वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड एंड उसके पहले हम लोग कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस होगा इस लेक्चर में. तो देखो, पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंजाइम, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, then models to explain enzyme substrate binding, then details of enzyme substrate binding, then ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइकलिस मेंटन इक्वेशन, इसको हम डिराइव भी करेंगे, and then maximum rate in enzyme catalyzed reaction that is Rmax, then turnover number K2, then Michaelis Menten constant Km, then catalytic efficiency इसको phi कहते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है K2/Km. ठीक है. उसके बाद प्लॉट्स, उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम दैट इज पीएच डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस. ठीक है. उसके बाद है एंजाइम इनहिबिशन. तो पार्ट एक वीडियो लेक्चर में अगर ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा. तो इस वीडियो में हम लोग कैटालिटिक एफिशिएंसी तक डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं ये जो बाकी तीन जो पॉइंट रिमेनिंग है उसको डिस्कस करूंगा. ठीक है. सो वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड. तो देखो, व्हाट इज एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो ही एंजाइम्स होते हैं एंड हर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंजाइम नहीं होते हैं, मतलब एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो देखो, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो ही मतलब जनरली एंजाइम्स होते हैं. मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे आर होमोजेनियस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. मतलब बॉडी में जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स है. हम लोग तो बाहर से कोई कैटलिस्ट मतलब इंसर्ट नहीं करते हैं ना बॉडी में. तो बॉडी में जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स है एंड दे आर होमोजेनियस. मतलब जो सबस्ट्रेट है एंड जो एंजाइम्स है वो सेम फेज में रिएक्ट करते हैं. ठीक है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट एंजाइम्स आर मतलब biological catalyst that provides very high reaction rate with high specificity. तो specificity मतलब क्या है? देखो, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो होल स्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रक्चर का कोई भी एक पार्ट एंजाइम से अटैच्ड हो जाए तो रिएक्शन नहीं होगा. उसका एक स्पेसिफिक मतलब सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक पार्ट अगर एंजाइम से अटैच्ड हो तभी रिएक्शन होगा. ठीक है. एंड ये स्पेसिफिक रिएक्शन का जो मतलब स्पेसिफिसिटी होता है वो बहुत हाई है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में. And experiments prove that the rate of reaction can be increased up to 10 to the power 7 fold in presence of enzyme. ठीक है. And enzyme catalyzed reactions normally occurs in the mild conditions, that is room temperature, normal temperature, pressure. ठीक है. तो आप लोग समझ सकते हो कि बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. इस टेम्परेचर में तो हमारा बॉडी का जो सब रिएक्शन हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शंस आर occurring in very mild condition. ठीक है. अब समझ लेते हैं कि एंजाइम का जो बेसिक पार्ट होता है वो क्या क्या है. देखो, एंजाइम समझ लेते हैं एक एंजाइम है. ठीक है. तो एंजाइम का एक एक्टिव साइट होगा. क्या एक्टिव साइट क्या है वो हम बाद में देखते हैं. एंड एक्टिव साइट भी दो मतलब उसका दो चीज है, एक है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, एक है कैटालाइटिक साइट. सो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मतलब एक्टिव साइट का एक पार्ट सबस्ट्रेट से अटैच होता है, वो है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. एंड बाकी जो मतलब रेस्ट ऑफ द एंजाइम है वो अच्छा, रेस्ट ऑफ द जो एंजाइम है, रेस्ट ऑफ द जो एंजाइम वो क्या चीज, क्या मतलब हेल्प करता है एंजाइम को कुछ, या मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. हाँ, हेल्प करता है. क्या हेल्प करता है? देखो, जो एक्टिव साइट का जो प्रॉपर जियोमेट्री है, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रखने में
वो जो रेस्ट ऑफ द एंजाइम है वो हेल्प करता है, ठीक है। वो हेल्प करता है जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है वो थ्रू आउट द रिएक्शन मेंटेन रखने में, ठीक है। ओके, वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स बाय द इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन एंड एंजाइम कमीशन नंबर। देखो ये जो टॉपिक है ये सीएसआई नेट जो केमिकल साइंसेस एग्जाम होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है जिस लोग सीएसआई और नीट लाइफ साइंसेस को एग्जाम, लाइफ साइंसेस का जो एग्जाम है उस एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो देखो, बाय द इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज, ठीक है। वो क्या क्या है? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफारेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या होता है? नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में ये एंजाइम हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफरेज। तो मतलब क्या ट्रांसफरेज मतलब क्या? ट्रांसफर करते हैं किसी ग्रुप को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने में ये एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ट्रांसएमिनेज, हेक्सोकाइनेज। तो ट्रांसएमिनेज जो एंजाइम है ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब क्या? किसी भी बॉन्ड का क्लीवेज विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ट्रिप्सिन, एस्टरेज, फॉस्फेटेज, प्रोटीएज। तो एस्टरेज मतलब क्या? एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, उस रिएक्शन कंडीशन में अगर हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लाइएज। तो लाइएज भी सेम काम करता है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बट यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है देखो कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ सीसी, सीओ, सीएन एंड अदर बॉन्ड्स, ठीक है, विदाउट वाटर। एग्जांपल है पाइरुवेट, डिकार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रेटेज। उसके बाद है फिफ्थ कैटेगरी आइसोमरेज। यहाँ पे क्या होता है? देखो आइसोमरेज जो है आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है रेसिमेज, एपीमरेज, ठीक है। एपीमरेज मतलब क्या? जो एपीमराइजेशन रिएक्शन में होता है, मतलब क्या हम लोग जानते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन में, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है, ग्लूकोज मैनोस में कन्वर्ट होता है थ्रू एपीमराइजेशन, एपीमराइजेशन, ठीक है। तो एक एपीमर से अलग और जो उसका जो एपीमर है, मतलब दो एपीमर का जो कन्वर्शन रिएक्शन है वो है एपीमराइजेशन रिएक्शन। एंड उस रिएक्शन में अगर एपीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है तो रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज होगा। एंड उसके बाद है लाइगेज। तो देखो ये क्या होता है? देखो दो, समझ लो दो ए और बी कॉम्बाइन होकर सी फॉर्म करेगा, बट इस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन बैरियर है बहुत हाई है। मतलब ए और बी अगर खुद से कॉम्बाइन होकर सी फॉर्म करने जाए तो रिएक्शन बहुत ही इम्पॉसिबल है अंडर जनरल कंडीशन। बट सोच लो हमारे बॉडी में, ठीक है, एटीपी है, बट एटीपी, ठीक है, एटीपी से अगर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, एटीपी क्या है? तीन तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगर रिलीज हो जाए तो क्या होगा? एडीपी एंड पीआई, मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो। तो ये जो मतलब एटीपी से एडीपी फॉर्म हो रहा है, इस रिएक्शन में एक एनर्जी रिलीज होगा एंड उस एनर्जी को ए प्लस बी यूज करेगा सी फॉर्मेशन करने में, ठीक है। एंड उस रिएक्शन में जो एंजाइम हमारा मदद करता है वो है लाइगेज, ठीक है। तो कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एग्जांपल पाइरुवेट, डिकार्बोक्सिलेज। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो डिफरेंट मॉडल से एक्सप्लेन करने में एंजाइम सबस्ट्रेट और बाइंडिंग। दो ही मॉडल है। पहले वाला जो ओल्डेस्ट मॉडल था वो था लॉक एंड की थ्योरी बाय एमिल फिशर। फिशर एक रिनाउंड केमिस्ट है, केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन होते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में, वही है फिशर, ठीक है। And उसके बाद है द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये मॉडल 1958 को पब्लिश किया था बाय डैनियल एडवर्ड कोस्टलैंड। ही इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। ओके, तो पहले जो कैसे बाइंड होता है उसके पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा एक्टिव साइड क्या होता है एंजाइम का, ठीक है। तो देखो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट, मतलब है एक्टिव साइड एंजाइम का वो स्पेशल पार्ट है जो सबस्ट्रेट से बाइंड होता है। एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ईएस कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है एंजाइम और सबस्ट्रेट फॉर्मेशन कर रहा है एक बॉन्ड, तो ईएस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगा। उसके बाद है सबस्ट्रेट स्पेसिफिकली फीड्स एंड बाइंड्स टू अ क्लेफ्ट और पॉकेट इन एंजाइम। देखो ये जो पार्ट है एक एंजाइम है, ठीक है। एंड एंजाइम का जो ए वाला पार्ट है एक क्लेफ्ट है और इसको क्रेविस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ए पार्ट इंपॉर्टेंट है बाइंड होने में, ठीक है। यही है एक्टिव साइड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्टिव साइड। ओके, an active site is a 3D quantity and is much smaller compared to total enzyme, ठीक है। तो देखो ये एक्टिव साइट है, टोटल एंजाइम है,
तो टोटल एंजाइम का कंपटीशन में एक्टिव साइट बहुत छोटा है, ठीक है। एक्टिव साइट इज अ 3D क्वांटिटी, ऑब्वियसली ऑल मॉलिक्यूल्स आर 3 डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद है ES complex is held together by multiple weak interactions like H bonds, van der Waals interaction, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ओके, ये बात एक्सप्लेन करने का मतलब जरूरत है। देखो, हमारा मेन मोटिव है सबस्ट्रेट से मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने का। हमारा ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना हमारा मेन मकसद नहीं है। तो अगर सोच लो एक ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है एंड वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वो क्या कभी टूटेगा? ऑब्वियसली नहीं टूटेगा, बिकॉज ES कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, वो कभी नहीं टूटेगा। तो क्या होना चाहिए? ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना जरूरी है, बट उतना भी नहीं है कि वो कभी नहीं मतलब उसका टूट जाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो ES कॉम्प्लेक्स बाइंड होगा बट बहुत वीक इंटरेक्शंस के वजह से वो बाइंड होगा। वो इंटरेक्शन क्या क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, van der Waals इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। ओके, एंड एक पॉइंट है, अगर थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन अच्छे से होगा? तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट एक छोटा जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता हूँ, ठीक है। देखो, थर्मल एनर्जी मतलब क्या? केबीटी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो केबीटी इंक्रीज होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो सोच लो, एंजाइम्स आर क्या? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स मतलब क्या? वो वहाँ पे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो अगर ए बॉन्ड हमेशा रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग एनर्जी को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा? ये रोटेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर ये रोटेशन बहुत ज्यादा होता है तो मुझे एक्टिव साइट का जो प्रॉपर जियोमेट्री है वो डिस्टॉर्शन होगा। अगर वो डिस्टॉर्शन होता है तो क्या होगा? जो फिटिंग है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, जो फिटिंग है वो अच्छे से नहीं होगा। तो अगर वो अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, एक प्रिसाइज फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन होने में। वो अगर अच्छे से नहीं होता है तो रिएक्शन भी बहुत मतलब एफिशिएंसी बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर दिया जाए तो शेप ऑफ एक्टिव साइट डिक्रीज करेगा, डिस्टॉर्शन होगा एंड एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। एंड स्पेसिफिसिटी जो है arises because substrate and enzymes have geometrical and chemical complementarity। अब ये जो लॉक एंड की थ्योरी है एंड इंडस्ट्रीट मॉडल है, इसको मैं बहुत जल्दी से मैं बोलूंगा कि क्या है। देखो, substrate molecules always behaves like a key in lock and key theory, ठीक है। एंड एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इट बिहेव्स लाइक अ लॉक। तो मतलब क्या? एक अलग अलग लॉक के लिए एक अलग अलग की होता है, ठीक है। अब एक की को सारे लॉक में अगर एंटर करो तो वो नहीं काम करेगा, राइट। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसके जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसका कॉम्प्लीमेंटरी अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कोई पार्ट है वो अगर फिट होता है तभी रिएक्शन होगा। प्रिसाइज फिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिट होता है तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये है लॉक एंड की थ्योरी। तो व्हाट इज इंडस्ट्रीट मॉडल? तो देखो, इंडस्ट्रीट मॉडल में ये होता है कि इंडस्ट्रीट मॉडल में सबस्ट्रेट एंड जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वहां पे पहले से कोई मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्पेसिफिक कोई जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। सोच लो आप बाहर में आप मतलब कोई शॉप से ग्लव्स खरीद के ले आए हो, ठीक है। वो ग्लव्स मैं भी पहनूंगा एंड तुम भी पहनोगे। तो क्या तुम्हारे लिए और मेरे लिए तो ग्लव सेम है, बट कैसे वो अलग अलग हाथों में फिट हो रहा है? यही है इंडस्ट्रीट मॉडल, अच्छे से समझना। पहले अब जब हाथ एंटर करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, वो ग्लव्स पहनने में, बट थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से ही जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और हमेशा हमेशा याद रखना, सबस्ट्रेट एंजाइम की तरह अप्रोच करता है। एंजाइम कभी भी सबस्ट्रेट के मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम मॉलिक्यूल के पास जाता है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, मतलब इस नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो जब वो अप्रोच होगा दोनों मॉलिक्यूल का तब वो इंडक्शन के वजह से, ठीक है, इंडक्शन की वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट करेगा, ठीक है। हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है एंजाइम, ये सबस्ट्रेट एंड ये कॉम्बाइंड कॉम्प्लेक्स, दिस इज इंडस्ट्रीट मॉडल। एंड यहाँ पे देखो ये है एंजाइम एंड ये है सबस्ट्रेट, लॉक एंड की थ्योरी बोल रहा हूँ मैं। लॉक देखो, एक लॉक है, ये यानी की है एंड ये फिट हो रहा है, देन ठीक है यहाँ पे एंजाइम और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, देन वो एंजाइम रिलीज हो जा रहा है एंड प्रोडक्ट रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। ये बात है। चलो, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो बाइंडिंग है ये एक्सप्लेन करने में माइकलिस मेंटेन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन डिराइव करने के पहले थोड़ा एजम्पशन ले किया था। तो वो एजम्पशन क्या क्या है? देखो, E प्लस एस
यहाँ से रिवर्सेबल बॉन्ड, रिवर्सेबल रिएक्शन है, ES फॉर्म हो रहा है एंड उसके बाद ES का डिकम्पोजिशन E+B, ठीक है। एंड मैंने बोला कि ये रिवर्सेबल होना पड़ेगा बिकॉज ES अगर बहुत अच्छे से फॉर्म हो रहा है, अगर इरिवर्सेबल बॉन्ड है तो ठीक है, तो वो कभी नहीं टूटेगा, मतलब वो बहुत स्टेबल रिएक्शन है। तो इसलिए जो ES का जो मतलब इंटरेक्शंस है, बाइंडिंग इंटरेक्शन से बहुत वीक है, तो ये टूट भी जा सकता है एंड E+S भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K इनवर्स 1 एंड उसके बाद जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2। ओके, तो देखो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जो सेकंड रिएक्शन है, ठीक है, सेकंड रिएक्शन है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और RTS। एंड फर्स्ट रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है वो बहुत फास्ट रीच हो रहा है। तो ये पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये जो पहले वाला जो स्टेप है इसका जो इक्विलिब्रियम है ये क्यों इतना फास्ट अचीव हो रहा है। देखो देखो सबस्ट्रेट को रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। तो ये डायग्राम देखो, ए है सबस्ट्रेट, ए है प्रोडक्ट, विदाउट एंजाइम रिएक्शन का एक्टिवेशन बैरियर है इतना, ठीक है, इतना तो बहुत बड़ा है। तो सबस्ट्रेट को बहुत ज्यादा एक्टिवेशन मतलब एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद प्रोडक्ट को दे पाएगा। तो अगर एंजाइम प्रेजेंट हो तो एंजाइम के प्रेजेंस में देखो एक्टिवेशन बैरियर बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर रिएक्शन मीडिया में एंजाइम प्रेजेंट हो तो सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ अप्रोच करेगा बिकॉज ऑफ हीज बेनिफिट और पीट्स बेनिफिट, ठीक है। बिकॉज ES कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्मेशन होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो हो जाएगा, उसके बाद बहुत ही जल्दी से रिएक्शन होगा बिकॉज विदाउट एंजाइम उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करना पड़ रहा था, ठीक है। इसलिए वो जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत फास्ट रीच होगा, ठीक है। ओके, एंड देखो एजम्पशंस देखो, एजम्पशन है द एंजाइम हैज अ सिंगल एक्टिव साइट, मतलब एंजाइम में एक ही एक्टिव साइट प्रेजेंट होगा, बट इन रियलिटी इट इज रियल एंजाइम्स आर मतलब कॉम्पोज्ड ऑफ मल्टीपल एक्टिव साइट्स। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है ओनली प्राइमरी काइनेटिक्स इज कंसीडर्ड, मतलब ये जो रिएक्शन है पहले वाला E+S से ES फॉर्म हो रहा है, ये इस रिएक्शन का काइनेटिक्स ही हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी जो रिएक्शन है ES से E+B ये रिएक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फाइनली आप लोग देखेंगे कि क्या एजम्पशन को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद है देखो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एंजाइम, ठीक है। इस पॉइंट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों कैटलिस्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम लिया जाता है, ठीक है, बहुत कम लिया जाता है इन कंपैरिजन टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एंड उसके बाद है कि जो K इनवर्स 1 है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो K2 से बहुत ज्यादा होगा, सो दैट वी कैन यूज अ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो रेट क्या है, रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। व्हाई वेलोसिटी, हम लोग स्पीड टर्म क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन, राइट। तो रिएक्शन तो दोनों तरफ हो सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट, तो रेट इक्वल टू R इक्वल टू K2 इंटू EST, मतलब टी टाइम में जो ES कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन वो। तो देखो हम लोग अब ES में, ठीक है, ES में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ES, दैट इज DES dt इक्वल टू 0। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का जो मेथड है, ठीक है। तो देखो क्या हम लिख सकते हैं, ES का फॉर्मेशन कौन से स्टेप में हो रहा है, यहाँ पे K1 इंटू E इंटू S, K1 इंटू ET इंटू ST इक्वल टू क्या है, ES का डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, माइनस K1 इंटू EST माइनस K2 इंटू EST। तो ये हम लोग लिखे थे, ये हम लोग मतलब ए होगा, ठीक है, K1 ETST इक्वल टू मतलब माइनस टर्म को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ओके, अब देखो व्हाट इज S0 एंड व्हाट इज E0। S0 क्या है, इनिशियल में जो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, तो वो क्या का मतलब वो कहाँ यूज हो रहा है। देखो कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल EST फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंड कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड है। तो S0 विल बी ST प्लस EST प्लस PT एंड E0 क्या होगा, मतलब एंजाइम का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या का यूज हो रहा है। देखो E0 इक्वल टू कुछ सब एंजाइम EST फॉर्म करेगा, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड कुछ एंजाइम मॉलिक्यूल मतलब क्या अनरिएक्टेड होगा ET, तो E0 इक्वल टू ET प्लस EST। तो देखो हम लोग जो एजम्पशन 2 एंड एजम्पशन 3 लिए थे उस एजम्पशन को हम लोग अब यूज करेंगे। देखो तो फ्रॉम एजम्पशन वी कैन राइट फ्रॉम एजम्पशन 2 PT is almost equal to 0 and rate equal to R equal to R0। क्यों, देखो assumption 2 क्या है, only primary kinetics is considered। तो प्राइमरी काइनेटिक्स सब देख रहे हैं, यहाँ पे तो प्रोडक्ट वाला कोई सीन नहीं है,
तो प्रोडक्ट पीटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड फ्रॉम एजम्पशन 3 एंड सो वी आर यूजिंग इनिशियल काइनेटिक्स, सो आर इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। आर नॉट मतलब क्या, इनिशियल काइनेटिक्स, ओके। एंड फ्रॉम एजम्पशन 3 वी कैन राइट दैट H0 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इनिशियली जो सबसेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई है इन कॉम्पेरिजन टू एंजाइम, ठीक है। तो यही एक्शन है। तो ES2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, बिकॉज देखो क्या है, हमारा सबसे बहुत ज्यादा है, एंजाइम बहुत कम है, तो जो E S से कॉम्बाइन होगा उस वो भी बहुत कम होगा, तो EST इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, सो दैट वी कैन राइट H0 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ST, ठीक है। ये दो एजम्पशन यूज करके हम लोग जो H0 का इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे H0 इज इक्वल टू ST, ओके। अब बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम डी छोड़ा है फर्स्ट वाले स्टेप में, वो बहुत फास्ट है, ठीक है, बहुत फास्ट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज बहुत लो। एंड जो सेकेंड स्टेप में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका रेट बहुत स्लो है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। ये वाला डायग्राम है, ओके। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब हम S0 इज इक्वल टू ST एंड E0 इक्वल टू ET प्लस EST, तो ये जो इक्वेशन था K1 ETST इक्वल टू K इनवर्स 1 EST प्लस K2 EST, यहाँ पे हम लोग ST का जो प्लेस है वहाँ पे S0 लिखेंगे एंड ET का प्लेस में यहाँ से देखो ET इज इक्वल टू व्हाट, E0 माइनस EST, E0 माइनस EST लिखेंगे एंड यहाँ पे सेम एज इट इज राइट। एंड यहाँ से हम लोग EST का वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज रेट इक्वल्स टू R इंटू K2 इंटू EST, तो EST का वैल्यू चाहिए। तो ES2 will be K1 S0 E0 divided by K1 S0 plus K inverse 1 plus K2, तो ये हम लोग प्लेस करेंगे R equal to K2 EST, तो K2 into K1 S0 E0 by K1 S0 plus K inverse 1 plus K2। अब हम लोग राइट साइड को जो है डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को K1 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा ऊपर में K2 S0 E0 डिवाइडेड बाई S0 प्लस यहाँ पे क्या K1 से डिवाइड होगा K इनवर्स 1 प्लस K2 होल डिवाइडेड बाई K1। अच्छा अब देखो जो K इनवर्स 1 प्लस K2 होल डिवाइडेड बाई K1, ए टर्म ही है Kn, इट इज मार्केलिस मेंटेन कांस्टेंट, ओके। तो इसके प्लेस में हम लोग लिखेंगे Kn, तो फाइनल इक्वेशन क्या आया, R इक्वल टू K2 S0 E0 डिवाइडेड बाई S0 प्लस Kn। This equation is known as Michaelis-Menten equation. Very simple and very easy. Okay. Now we have to find out that जो मैक्सिमम रेट है उसका इक्वेशन क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम रेट कब होगा, जब हर एंजाइम यूज हो रहा है, हर एंजाइम का जो टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूज हो रहा है कैटलाइज करने में, तो क्या एंजाइम टी टाइम में कोई प्रेजेंट ही नहीं होगा, मतलब नो फ्री एंजाइम इज लेफ्ट टू कैटलाइज द रिएक्शन, ठीक है। तो हर एंजाइम यूज हो रहा है मतलब क्या, हर एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है, हर एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। तो देखो सो रेट मैक्स विल बी K2 into ES max, राइट, K2 into ES max एंड ES max will कब ES max फॉर्म होगा, जब हर एंजाइम यूज हो रहा हो, तो ES max will be easy, so R equal to मतलब ठीक है, तो R max इक्वेशन क्या आएगा, R max equal to K2 into E0। अब हम लोग इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, K2 into E0 के प्लेस में R max पुट करेंगे, तो R equal to R max S0 डिवाइडेड बाई S0 प्लस Kn। क्लियर हुआ, ओके। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्नओवर नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपको एंजाइम का जो मतलब वर्ल्ड है इसको आप मतलब खो जाओगे आप, ठीक है, एंजाइम का वर्ल्ड में। तो ठीक है अच्छे से सुनो, देखो Rmax equal to what, Rmax equal to K2 into E naught, so K2 will be what, K2 will be Rmax by E naught, ठीक है। तो देखो सोचना, ठीक है, तो पहले मैं ए डेफिनेशन पढ़ता हूँ तो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सो K2 इज मैक्सिमम रेट अचीव्ड पर यूनिट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मैक्सिमम रेट अचीव्ड पर यूनिट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन व्हिच इज इक्वल टू मैक्सिमम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम पर एंजाइम मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बोलता हूँ, देखो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, फिर से क्या होता है, एंजाइम रीजेनरेट होता है एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर ये एंजाइम रीजेनरेट हो रहा है, ये क्या बैठ बैठ के मजा देखेगा क्या, मेरा काम हो गया है तो मैं अब रिलैक्स में बैठूंगा, नहीं, एंजाइम फिर से और एक अलग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, फिर से रीजेनरेट होगा। तो एक एंजाइम, ठीक है, जितने बार अलग अलग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्नओवर नंबर। एंड टर्नओवर क्यों कहते हैं, देखो
एंजाइम रीजनरेट हो रहा है वो फिर से बैक करके, मतलब टर्न करके फिर से और अलग और एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर से प्रोडक्ट दे रहा है, फिर से टर्न करके और एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन हो रहा है, ठीक है। तो एक कैटालिटिक साइकिल चलता रहा है, चल रहा है। ओके, तो ये है टर्नओवर नंबर एंड ये जो फ्रीक्वेंसी है, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो टर्नओवर का जो मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, एंड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट मतलब ऑर्डर है वो है 10⁻⁻15 इन फेम्टो सेकेंड्स, ठीक है। तो इन फेम्टो सेकेंड्स वन एंजाइम मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, बट द एंजाइम मॉलिक्यूल रीजेनरेट इटसेल्फ ए नंबर ऑफ टाइम्स विद इन अ सेकेंड। मतलब समझ पा रहे हो, मतलब एक सेकेंड में बहुत बार रीजेनरेट हो रहा है एंड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है 10⁻⁻15 सेकेंड। तो समझ लो कितने बार रीजेनरेट हो रहा है एंड कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन हो रहा है, ठीक है। Hence one enzyme reacts with a large number of substrate molecules. So K2 is turnover number. तो मैंने समझा दिया कि why turnover टर्म यूज हो रहा है, ठीक है। That is number of times enzyme regenerates in 1 second. So K2 अगर इंक्रीज होता है तो efficiency of enzyme भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। K2 अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या, अगर K2 इंक्रीज हो रहा है तो Rmax भी इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम रिएक्शन रेट, मैक्सिमम रिएक्शन रेट मतलब क्या, मैक्सिमम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, एंड टर्नओवर नंबर का एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एंजाइम कंज्यूम्ड इनटू टाइम इंटरवल। अब एक एक देखो, ये जो इमेज है, ये इमेज एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का है, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए मैंने एक इमेज लिया। तो ये इमेज पाइमोल सॉफ्टवेयर से मतलब बनाया गया है, ठीक है। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर है, पाइमोल इज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखो ये जो मतलब दिख रहे हो कॉइल दिख रहे हो आप लोग, एक कॉइल है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। प्रोटीन का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स, तो ये है अल्फा हेलिक्स। ओके, कोई बात नहीं है, चलो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, Km। तो व्हाट इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, पहले हमको माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट का यूनिट है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो Km क्या है, Km है K इनवर्स 1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1। तो एक चीज समझ लो, K-1 एंड K2 ये क्या है, और ये जो रेट कांस्टेंट है ये किस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। देखो K-1 जो रेट कांस्टेंट है ये ES कॉम्प्लेक्स को जो डिफॉर्मेशन है E और S में, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। एंड व्हाट इज K2, देखो K2 क्या है, K2 ES का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब ES डिकम्पोज होकर E और P फॉर्म कर रहा है। तो K1 एंड K इनवर्स 1 एंड K2 ये दो रिएक्शन ES कॉम्प्लेक्स को मतलब डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज K1, K1 रिएक्शन में ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। E और S कंबाइन होकर ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, तो Km को हम इस तरह से समझ सकते हैं, Km इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन बाय कॉन्स्ट्रक्शन। ओके, एक बात बोलना मैं पहले साइड पे भूल गया, देखो मैंने जो क्वेश्चन किया था पहले, जो एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम लिया जाता है इन कंपैरिजन टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई, देखो बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि एक एंजाइम एक सबसेट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट नहीं करता है, वो मल्टीपल सबसेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को एंजाइम अगर कम भी ले तो कोई बात नहीं है, बिकॉज एक एंजाइम बहुत सारे सबसेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये 1:1 रिएक्शन नहीं है, ठीक है। उसका टर्नओवर नंबर है, मतलब एक एंजाइम बहुत सारे सब्सट्रेट को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकता है, इसीलिए हम लोग एंजाइम कम लेते हैं और कैटलिस्ट कम लेते हैं इन कंपैरिजन टू सब्सट्रेट और रिएजेंट, ठीक है। ओके, गोइंग बैक टू द टॉपिक। अब देखो K इनवर्स 1 एंड K2 किस किस रिएक्शन है, देखो K इनवर्स 1 मतलब क्या, K इनवर्स 1 एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। ये खाली ES में डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली K2 भी ES में डिपेंड कर रहा है। तो K इनवर्स 1 एंड K2 ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, बोलो बोलो, सेकंड इनवर्स। ओके, तो सेकंड इनवर्स प्लस सेकंड इनवर्स। एंड देखो ये जो K1 है, ये K1 दोनों चीज पे डिपेंड करेगा, E और S में। तो ये रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, एंड देखो सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स 2 सेकंड इनवर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेम क्वांटिटी एडिशन होता है, ओके। मतलब डिजिटल जो कैलकुलेशन होता है 1 + 1 1, उस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। ओके, तो सेकंड इनवर्स, तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा मोल लीटर इनवर्स और मोल डेसीमीटर टू द पावर -3। तो ये कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट है,
बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल मतलब एक एक्सप्लेनेशन है। देखो ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आया है, सोचो सोचो एंड मुझको बताओ कि ये कैसे आप रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, ओके। अब देखो, तो मैंने क्या बोला कि एम एक डिस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन का यूनिट है, एंड ऊपर में दो डिस्ट्रक्शन यूनिट है, नीचे में कंस्ट्रक्शन यूनिट है। तो जाहिर सी बात है केएम अगर किसी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन में ज्यादा है तो वो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज वहां पे ईएस मॉलिक्यूल्स का डिफॉर्मेशन रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फॉर्मेशन। अगर ईएस मॉलिक्यूल कम फॉर्मेशन हो रहा है मतलब क्या, प्रोडक्ट भी कम फॉर्मेशन होगा, तो केएम का वैल्यू मतलब ज्यादा होना एंजाइम के लिए अच्छा नहीं है। तो वो हम प्रूव भी करेंगे। देखो पहले वाला जो रिएक्शन है ई प्लस एस से ई एस फॉर्म हो रहा है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है k1 एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है k इनवर्स 1। तो इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू kd इक्वल टू k इनवर्स 1 बाय k1, एंड एसोसिएशन कांस्टेंट होगा k1 बाय k इनवर्स 1। एनीवे, तो देखो हम लोग जानते हैं कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में जो सेकंड वाला स्टेप होता है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप। तो हम लोग समझ सकते हैं कि K2 का वैल्यू बहुत कम होगा K इनवर्स 1 से। तो अगर ये हो जाए K इनवर्स 1 का वैल्यू ज्यादा है K2 से, तो क्या होगा, देखो Km का जो इक्वेशन है, देखो K इनवर्स 1 प्लस K2 बाई K1। तो K इनवर्स 1 प्लस K2, K इनवर्स 1 बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू K2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K इनवर्स 1। तो Km इक्वल टू व्हाट, Km इक्वल टू K इनवर्स 1 बाई K1। ठीक है, इफ K2 इज वेरी वेरी लो। तो ये क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो Km का वैल्यू ज्यादा होना एक एंजाइम के लिए बहुत बुरा है, बट 1 बाई Km का वैल्यू ज्यादा होना अच्छा है। ठीक है, Km का वैल्यू ज्यादा होना अगर बुरा है तो 1 बाई Km का वैल्यू ज्यादा होना अच्छा है। ठीक है, मतलब Km अगर डिक्रीज करता है तो 1 बाई Km इंक्रीज करता है, तो वो ज्यादा होगा, मतलब वो एक एंजाइम का एफिशिएंसी को मतलब रिलेट करता है। तो देखो 1 बाई Km इज अ मेजर ऑफ द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर ए पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। सो इफ Km डिक्रीजेस, मतलब क्या, ऊपर वाला जो डिस्ट्रक्शन वाला जो टर्म है उसका कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है, एंड जो नीचे वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला टर्म है उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो अच्छा है। तो अगर केम वैल्यू डिक्रीज होता है तो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड इस केम इज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट अंडर डिफाइंड कंडीशन, मतलब केम एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू है, बट वो एक डिफाइंड कंडीशन में, मतलब अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां पे केम का वैल्यू 1 होगा, अगर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे केम का वैल्यू 1 होगा, बट एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ओके, एंड लास्ट वाला जो टॉपिक है कैटालाइटिक एफिशिएंसी और के कैट, इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं। तो देखो हम लोग क्या देखे हैं, अगर K2 का वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एंड Km का वैल्यू अगर कम है तो एंजाइम का जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट की तरफ बहुत ज्यादा है, मतलब सबस्ट्रेट का जो एंजाइम की तरफ एफिनिटी है बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, K2 इंटू 1 बाई Km और K2 बाई Km, ये टर्म अगर ओवरऑल इंक्रीज हो तो एंजाइम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा, एंड K2 बाई Km इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक एफिशिएंसी। ठीक है, ओके। और एक लास्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है, जो फाई का जो मतलब मैक्स वैल्यू है वो क्या होगा। देखो फॉर ए डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव होना। तो ठीक है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो देखो के कैट का जो इक्वेशन है, के कैट इक्वल टू K2 बाई Km, एंड Km का जो वैल्यू है वो हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, K2 बाई K माइनस 1 प्लस K2 बाई K1। अब K1 ऊपर में चला जाएगा तो K2 K1 बाई K इनवर्स 1 प्लस K2। तो देखो इफ K इनवर्स 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो क्या है, तो K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, यहाँ पे K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 अगर हो तो क्या, K2 प्लस K इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं K2, तो K2 को कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे K1 पड़ा रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी विल बी K1। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, एंड वन मोर इंफॉर्मेशन इज दैट हमारा एक यूट्यूब चैनल के साथ एक फेसबुक पेज है, उसका नाम भी है द केम सेंस, एंड एक इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, उसका नेम है अंडरस्कोर द केम सेंस अंडरस्कोर। तो अगर आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।